अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं मैं शालिनी कपूर। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम आज भी लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अधिक फलत हेतु अमरूद के बागों में प्रबंधन कार्य, मशरूम उत्पादन पर एक किसान का अनुभव, लहसुन की वैज्ञानिक तकनीक से रोपाई पर जानकारी। अपने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में जिन किसानों ने अमरूदों के बाग लगा रखे हैं, उन्हें अपने बागों में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्यों को करना जरूरी है ताकि उन्हें जाड़े में अधिक फलों की प्राप्ति हो सके, इस पर अपने अनुभवों को बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश के एक प्रगतिशील किसान कृष्ण दत्त। ये हम जो हिमाचल में अमरूद की खेती कर रहे हैं, तो ये हमारे हिमाचल में बहुत कम होता है, फिर भी हमने इसकी खेती की है तो हमारे अच्छी पैदावार होती है इससे, और हम इससे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कम से कम एक पौधे में 300-400 किलो निकाल लेते हैं, जो हम आजकल 35-40 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। तो फिर भी हमने अच्छी पैदावारी कर रहे हैं हम इस अमरूद से। तो मतलब इसमें जो हमें सावधानियां रखनी होती है वो मतलब जैसे गर्मियों के महीने में हमें इसमें पानी की आवश्यकता होती है, तो पानी देना होता है। और जैसे अब ये आगे हमारे तैयार हो जाएगा तो उस टाइम इसमें एफिड वगैरह जैसे बीमारी होती है तो उससे काला पड़ जाता है ये अमरूद। इसके उस टाइम इसमें स्प्रे की ज़रूरत होती है, तो हम इसमें स्प्रे का छिड़काव करते हैं कीटनाशक का, जिससे इसकी बीमारी हट जाती है। तौलिया तो हमें करना पड़ता है इसके लिए, ताकि इसमें अच्छी नीचे घास बिछा के अच्छा मतलब नीचे नमी रहे इसके नीचे, और पानी देते रहते हैं इसमें हम। हफ्ते 2 हफ्ते बाद इसमें पानी डालना पड़ता है हमें फल आने के टाइम। तो ये हम इसको 1-2 साल बाद ये फल देना शुरू कर देता है, तो 3-4-5 साल में बढ़ता ही रहता है इसका। तो ये पहले समय में कुछ 100-150 किलो देगा, फिर 200 देगा, फिर आस्ते आस्ते बढ़ता रहेगा। जितना बड़ा पौधा हो जाएगा फिर उससे ज़्यादा मतलब ज़्यादा मुनाफा होता रहेगा। उसके बाद जैसे पूरे फल तोड़ देते हैं तो आगे जैसे जनवरी फरवरी के महीने में इसकी काट छाट होती है, तो हमें इसकी प्रोनिंग भी करनी पड़ती है ताकि इसका साइज़ ना घटे। मतलब अगर ज़्यादा इसमें पैदावारी हो जाती है तो मतलब इसका साइज़ छोटा पड़ जाता है। इससे हमें इसलिए इसकी जनवरी या फरवरी महीने में इसकी काट छाट करनी पड़ती है ताकि इसका साइज़ अच्छा रहे और हमें अच्छी पैदावार मिले। जो हमने है वो पौधे लगाए हैं, जिससे मतलब हमें एक पौधे से जिससे हम 15-16 हज़ार रुपया मिल जाता है एक पौधे से। हमें इससे बढ़िया मुनाफा हो जाता है। ज़्यादा इसमें मतलब कीटनाशक भी नहीं करते हम, क्योंकि खाने वाली चीज़ है, इसलिए हम इसमें थोड़ा ही छिड़काव करते हैं, जो मतलब जिससे ये मतलब अच्छा रह सके और ठीक रह सके। किसान भाइयों, अभी आपने एक कृषक के अनुभवों को सुना।
इसके अलावा अमरूद के बाग में लगने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हेम सिंह से। हमारी जो अमरूद की फसल है वो इस समय फ्रूटिंग हो रही है। इसमें लगने वाले प्रमुख कीटों के बारे में आज मैं आपको कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। इसमें फ्रूट फ्लाई लगती है, फलों में सूड़ी बन जाती है। तो इससे ये फ्रूट फ्लाई उसमें अपने अंडे दे देती है और अंडे से वो सूड़ी निकल आती है, जिससे वो सूड़ी बन जाती है। तो किसान भाई, आप जैसा कि देखते हैं कि फल ऊपर से देखने में बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, ठीक होते हैं, कहीं आपको निशान नहीं लगता। फूल से छोटा फल बनता है, उसी समय हमारी जो फ्रूट फ्लाई है, जो कीट है, वो अपने अंडे दे देता है और वो उससे जो छोटे छोटे कीड़े निकल के फल को सड़ा देते हैं और फल खाने योग्य नहीं बचता। इसी समय से यदि किसान भाई हमारे उसका मैनेजमेंट करेंगे, प्रबंधन करेंगे तो कीट नहीं लगेंगे। इसके लिए एक ट्रैप आता है, फेरोमोन ट्रैप आता है, तो मिथाइल यूजेनोल का ट्रैप है हमारे किसान भाई, और उसे लगा दें तो उससे ये ट्रैप में कलेक्ट हो जाती है और ये अमरूद को बाग को नुकसान नहीं पहुंचाता। उसमें 1 एकड़ में 5 से 6 ट्रैप लगाएं। तो किसान भाई हमारे ज़रा ध्यान दें कि इसमें जो जड़ों में है एक दीमक कीट होता है, आप जानते हैं कि जो ज़मीन में पाया जाता है, वो जड़ों को काट कर हमारे जो गुआवा की फसल है, अमरूद की फसल है, उसे नुकसान चाहता है। उसकी पहचान के लिए हम देखें कि हमारे कीट में लगा है तो ये आप जड़ों पर इसकी पूरी एक टनल सी, मिट्टी की एक सुरंग सी बनाती हुई दीमक ऊपर चढ़ जाती है और जड़ों को भी तने के ऊपर भी उसकी छाल को खाकर नुकसान पहुंचाती है। दूसरा, इसकी पहचान के लिए हम दूसरा और भी कर सकते हैं कि कच्ची गोबर की खाद अमरूद के जो बाग हैं उनमें हम यदि डाल दें, गोबर डाल दें कई सारे पेड़ के आसपास, और फिर हम उसे जो है निकालें, तो उससे ये होगा कि 2 दिन बाद हमें देखें तो यदि दीमक वहाँ होगी तो गोबर की खाद में आ जाएगी। इसकी रोकथाम के लिए हमारे किसान भाई क्लोरोपाइरीफास नामक दवा एक आती है, उसे लें और 10 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर उसे अमरूद की जड़ों में डालें तो इससे रोकथाम की जा सकती है। इससे यदि रोकथाम करेंगे तो जो हमारे छोटे पौधे हैं 2-3 साल पुराने, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान उन पौधों में पहुंचाती है और बड़े पौधों को भी यदि ज़्यादा मात्रा में लग जाती है तो सूख जाते हैं। तो इस तरह से इससे बचाव किया जा सकता है। क्योंकि जहाँ से आपने टहनिया को जब हम छटाई करते हैं तो छटाई करने के बाद जो टहनिया का बेस होता है, उस बेस में से इसके जो तना है, तना छेदक एक इसमें अंदर लग जाता है। तो यदि उस तरह का कीट लगा है, तना छेदक लगा है, तो वो टहनी को पूरी की पूरी टहनी को सुखा देता है, जिससे पौधा की हमारी टहनी सूख जाती है। उसे देख लें और उसे देखने के बाद उसमें किसान भाई हमारे सिरिंज से या तो मिट्टी का तेल भरने के बाद इसे गीली मिट्टी से बंद कर दें। तो हमारे किसान भाई इस तरह मैनेजमेंट करके जो अमरूद में लगने वाले कीट हैं उनसे बचा जा सकता है। खेती के साथ साथ हर किसान किसी न किसी सह व्यवसाय से जुड़ा हुआ है और इससे जुड़कर अच्छा लाभ भी ले रहा है। आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे ही किसान संजीव कुमार से मिलवा रहे हैं जिन्होंने मशरूम की खेती छोटे स्तर से शुरू की थी और आज वो इसे बड़े स्तर पर काफी हद तक आगे ले जाकर लाभ कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनकी सफलता के राज को। नमस्कार किसान भाइयों, मैं संजीव कुमार जिला चंबा से गांव मंगला से बोल रहा हूं। मैं मशरूम की खेती करता हूं, जो मुझे मशरूम की खेती से बहुत फ़ायदा होता है, इसलिए छोटे प्रॉफिट में ही बहुत काम कर लेता हूं मैं। और इस मशरूम के साथ साथ मैं अपना जो बाहर का काम भी इससे निपटा लेता हूं। सुबह शाम इस मशरूम की देख रेख कर लेता हूं और दिन में जो मेरा बाहर का काम होता है किसान का, वो भी कर लेता हूँ। मैं मशरूम की खेती जो पिछले 5-6 साल से कर रहा हूं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसमें मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा भी होता है। और मैं इसकी जी जान से मशरूम की खेती में लगन से काम करता हूं। इसकी जो जानकारी मुझे एक NGO से मिली जो मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं ये काम मैंने कुछ वर्षों से शुरू कर दिया था। और पहले 50-100 बैग से काम शुरू किया है, अब मैंने 400-500 बैग के लिए प्लाट लगाया हुआ है। इससे जो मुझे बहुत फ़ायदा होता है। किसान भाइयों, मैं आपको इस मशरूम के रख रखाव के बारे में कुछ जानकारी दूंगा आपको, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है।
इसके रख रखाव के लिए पहले तो हमें इसके लिए रैक तैयार करने पड़ते हैं, जो हमें बहुत ज़रूरी होती है। कमरे में जो तो एक कमरे में नीचे तो एक 50-60 बैग ही लगते हैं। रैक में रखने से हमें 400-500 बैग की जगह हो जाती है, उससे हम डबल कमाई कर सकते हैं। हम इसके रख रखाव के लिए आपको बताते हैं, पहले हम इसके लिए केमिकल रखते हैं, दरवाजे के बाहर रखा होता है, जो पाँव धो के अंदर आना पड़ता है इसके लिए, क्योंकि इसकी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। जो हमें कमरा बिल्कुल स्वच्छ और साफ़ सुथरा होना चाहिए, जिसमें से कोई भी गंदगी ना पड़े। गंदगी पड़ने से हमारे जो खाद जो होती है वो एकदम ख़राब हो जाती है 1-2 दिन में ही। इसलिए हम इसके लिए बिल्कुल सावधानी से काम करना पड़ता है। जैसे हम अंदर आने से पहले अपना हाथ पैर धो के अंदर आए, उसके बाद उसके वे काम करना पड़ता है। और उस पैकेट को फिर वो हम मेंटेन करके उसके लिए खाद होती है जो उसके ऊपर परत बना कर रखते हैं। इससे उससे बाद में उसे अंकुर निकलता है, जो उसको नाम देते हैं मशरूम कहते हैं हम। और उसको हम उसको पैदा होने के बाद उसको काट के फिर केमिकल में साफ़ करके फिर पैकेट में पैक करते हैं, जो मार्केट में जाता है। किसान भाइयों, इसके लिए टेम्परेचर सार मान्य है इसके, क्योंकि टेम्परेचर इसका 22 और 28 के डिग्री बीच में हो तो इसके लिए बिल्कुल सही होता है। जो इस टेम्परेचर के होने से ही हमें पता चलता है कि मशरूम के लिए टेम्परेचर बिल्कुल सामान्य है। यही टेम्परेचर हमें बहुत लाभदायक, और इसलिए टेम्परेचर बिल्कुल सामान्य 22 और 28 डिग्री के बीच में ही रखना पड़ता है। मैंने इस पे 400 पैकेट लगाए हुए किसान भाइयों। इसकी मुझे उपजाऊ अभी मैंने 50,000 में ये ख़रीदा है। इसके लिए मुझे प्रॉफिट मैंने सोचा है कि इसके मैं लाख से ऊपर ही कमाने की कोशिश करूँगा। जो मेरी मेहनत रंग लाएगी तो इसमें से 1.5 भी कमा सकता हूँ, और मार्केट में रेट सही रहा तो इसके लिए मैं 1.5 से ऊपर भी मेरे को प्रॉफिट हो सकता है। ये जो है मशरूम जो 1-2-3 महीने में ही तैयार होके फिर इसके प्रॉफिट जल्दी ही हमें प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। उठापटक सियासत की हो या हो खेल की, हरित क्रांति से दुग्ध क्रांति, शहरीकरण से वैश्वीकरण, रहा हमेशा खबरों में। अकड़ है, नजाकत भी, दिलदार भी है, दमदार भी है, यहाँ अपराध का साया, विरोध के गुबार भी। ये है हरियाणा NCR। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के जो किसान लहसुन की खेती करना चाहते हैं वो इससे अधिक उपज तभी ले सकते हैं जब उन्नत किस्म का चयन करके वैज्ञानिक तरीके से इसकी नर्सरी डालकर स्वस्थ पौध तैयार की जाए। साथ ही इन तैयार पौधों का खेत में रोपण करें। तो लहसुन की खेती के लिए इन सभी कार्यों को वैज्ञानिक तरीके से किस तरह से करना है, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक। मैं डॉक्टर SK पांडे, वैज्ञानिक कृषि प्रसार से। खासतौर पे लहसुन की एक प्रमुख फसल है रबी सीजन में। लगभग 14,000 हेक्टेयर से अधिक एरिया में लहसुन की खेती की जाती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और इसमें किसान भाई काफ़ी रुचि भी लेते हैं। जहाँ तक भूमि की तैयारी की बात है तो आप सभी किसान बंधु, आपको पता है कि ये जो कंद वाली फसलें हैं तो भूमि की तैयारी 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई तक 3 से 4 बार आपको जुताई करना है और सड़ी हुई गोबर की खाद जो भी आपके पास उपलब्ध है 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको भूमि में मिलाना है।
और चूंकि ये कंद वाली फसल है तो ये ध्यान रखना होगा कि भूमि कड़क नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग अनुशंसा करते हैं कि आप गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी मिले आप खेत में मिला दें तो अच्छा रहेगा। किसान भाइयों, ये इस फसल में उर्वरक की जो मात्रा है, जो पोषक तत्वों की अपन बात करते हैं, वो 100 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो स्फूर और 50 किलो पोटास प्रति हेक्टर, जिसमें से कि जो स्फूर और पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा आपको शुरू में देना है। बची हुई नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो मात्रा जो पहली निदाई करते हैं आप 30 से 35 दिन के बाद, उस दरमियान आपको आधी देनी है। फिर जो दूसरी जो मात्रा है, जो आधी बची हुई मात्रा नाइट्रोजन की है, वो करीब 50 से 55 दिन की अवस्था पे आपको दूसरी निदाई के समय ये देनी है। किसान भाइयों, ध्यान रखना होगा कि 60 दिन के बाद कोई भी रासायनिक उर्वरकों का उपयोग आपको लहसुन की फसल में नहीं करना है, नहीं तो फिर समस्याएं आती हैं और कीड़े का भी प्रकोप होता है और फिर फूटने लगती है लहसुन। आपने देखा होगा अक्सर कि 60 दिन के बाद लहसुन फूटने की समस्या आती है, वो इसलिए कि आप रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल 60 दिन के बाद करते हैं, इसलिए लहसुन में फुटाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये मुख्य रूप से जो है ये जो फसल है, इस तरीके से आप प्रबंधन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लहसुन की अच्छी पैदावार मिलेगी। प्रमुख रूप से जो लहसुन फसल है, इसकी अच्छी अच्छी प्रजातियां भी उपलब्ध हैं, जैसे जीवन है, G50 है, G282 है। ये 3 प्रजाति काफ़ी महत्वपूर्ण है। खासतौर पे जीवन की बात करें तो आप G50 और G282 ये 160 से 180 दिन की ये प्रजाति है। तकरीबन 150 से 160 क्विंटल प्रति हेक्टर उपज होती है। तो आप इन तीनों प्रजातियों का चयन अपने क्षेत्र के लिए कर सकते हैं। जहाँ तक इसके बीज की जो मात्रा, जो कली की जो मात्रा, अपन कली की चौपाई करते हैं, आपको पता है, तो ये 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से बीज दर इसकी मानी जाती है। साथ ही इसका बीजोपचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो खासतौर पे बीजोपचार के लिए बाजार में बहुत सारी फफूंदनाशी उपलब्ध है, जैसे बीटावैक्स है, थायरम है, कार्बेंडाजिम है। इसकी जो है 3 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के मान से आपको उपचारित करना है। और इस सूती कपड़ा आप लें, सूती कपड़े में पोटली बना करके बीज की कली की जो मात्रा है वो रख करके और 1 से 2 मिनट आप डुबो करके बाहर निकालना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि ज़्यादा देर तक हम कली को डुबोए नहीं तो छिलका उतर जाने से जर्मिनेशन, अंकुरन प्रभावित होता है। और इसकी जो दूरी है वो जो आपका कतार से कतार जो है 15 सेंटीमीटर और पौधे से दूसरे पौधे के बीच में 7.5 सेंटीमीटर ये आपको दूरी रखना है। अभी मल्चिंग के माध्यम से हमारे किसान बंधु इस क्षेत्र के ले रहे हैं। खासतौर पर हमने हमारे कुछ किसान हैं जो मल्चिंग के माध्यम से लहसुन की उपज ली है और बहुत ही अच्छा उत्पादन उनको मिला है और अच्छा पैसे कमा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे मल्चिंग के लिए मशीन भी आती है, मल्च सीट बिछाने का भी काम करती है। फिर उसके मल्च के आधार पर, चूँकि आपको मल्चिंग का फ़ायदा है कि मालूम है कि उससे हमें खरपतवार का भी नियंत्रण कम मिलता है और कीड़े बीमारियों का भी प्रकोप जो है कम से कम मिलता है। और उसके साथ ही साथ इसको हम यदि ड्रिप इरिगेशन के साथ जोड़ें, मल्चिंग विथ ड्रिप इरिगेशन, फर्टिगेशन, तो उसकी भी तकनीक हमारे द्वारा रिकमेंड की जाती है और ये तकनीक हमारे किसान बंधु अपना रहे हैं और इसका लाभ निश्चित तौर पे किसान बंधुओं को मिल। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। मुल्क की आबादी का 15% हिस्सा आखिर तरक्की के मैदान में क्यों रह गया पीछे? सुनहरे माजी का गवाह, लेकिन आज है पिछड़ेपन का शिकार। शिक्षा, रोजगार, तरक्की और सुरक्षा जैसे मुद्दों से आज भी है दो चार। सरकारों ने वादे तो खूब किए, लेकिन वादों से नहीं सुधरे अकलियतों के हालात। अधूरे ख्वाब के जरिए ईटीवी ने की
अल्पसंख्यकों के मुद्दों को आवाज देने की संजीदा कोशिश। देखिए सरकारों के वादों और अक़लियतों के हालात की सच्चाई बयां करता प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज मैं आपको घर के अंदर लगाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के फूलों वाले और पत्ते वाले पौधों के बारे में जानकारी दूंगी। जैसे कि आप सब समझ रहे हैं कि आजकल लोग शहरीकरण की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, हमारे पास फॉरेस्ट एरिया कम होते जा रहे हैं, पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं। तो आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि वो घरों के अंदर ही पौधे लगाते हैं ताकि वो उस हरियाली की सुंदरता भी देख पाए और साथ में साथ एनवायरनमेंट जो हमारा घर के अंदर का जो वातावरण है उसको भी स्वच्छ रख पाए। तो मैं ये बात जरूर बताना चाहूँगी कि जो अंदर पौधे लगाए जाते हैं वो सिर्फ सुंदरता के लिए ही नहीं लगाए जाते, बल्कि इसका असली रोल वो है कि ये पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करते हैं। कुछ हमारे पास ऐसे पौधे भी हैं जो पॉल्यूशन को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, कुछ ऐसी गैसेस हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही इंजूरियस हैं, उन गैसेस को भी वो कम करता है। और कुछ ऐसे पौधे बताएंगे जो आप घरों में आसानी से लगा सकते हैं और उन पौधों को किस तरह से लगाना चाहिए, किस तरह के उनके लिए हमें गमले चाहिए, कौन से पौधे चाहिए, उनका मिक्सचर किस तरह से बनाना है, तो वो सब जानकारी हम आपको देंगे। हमारे पास दो प्रकार के पौधे होते हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको कि डायरेक्ट सनलाइट की आवश्यकता होती है और कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको बहुत कम सूरज की रोशनी चाहिए। तो इस बेस पे हम पौधों को अलग अलग जगह में रखते हैं। जैसे कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको हम खिड़कियों के पास, जहाँ पे पूरी रोशनी है, या आपकी बालकनीज है, वहां पे रखते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको हम अंदर रखते हैं जहाँ पे बहुत कम रोशनी की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से इसी बेस पे हम जो है पौधों को दो प्रकार से बांट लेते हैं। आमतौर पे जो पत्ते वाले पौधे हैं वो अंदर में आराम से लगाए जा सकते हैं, लेकिन जो आपके फूलों वाले पौधे हैं उनको थोड़ी सी रोशनी की आवश्यकता होती है, उनको हम बाहर बालकनीज में लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम पौधों को डिवाइड करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मनी प्लांट है और आमतौर पर शायद सभी लोगों ने ये पौधा अपने घरों में देखा होगा, लगाते हैं लोग। तो आपने देखा होगा कि अगर हम इस पौधे को अगर डायरेक्ट सनलाइट में डाल दें तो इसके पत्ते सूख जाते हैं, इसलिए इसको हम अंदर लगाते हैं। तो इसी तरह से हमारे कुछ और भी गमले पौधे होते हैं जिनको कि हम अंदर ही लगाते हैं। अगर हम उन्हें बाहर ले जाएंगे, जैसे कि आप ये देख रहे हैं इस पौधे को, ये एग्लोनिमा है, ये भी सेम इसी कैटेगरी वाला पौधा है जिनको कि हम अंदर ही लगाते हैं। अगर हम इन्हें बाहर डायरेक्ट सनलाइट में लगाएंगे तो ये पौधा जो है हमारा मुरझा जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये पौधा, ये शेफलेरा है और ये ऐसा पौधा है कि ये पूरा साल इसी तरह से हरा रहता है। और इस पौधे को हम आमतौर पे घर के अंदर ही लगाते हैं और अगर बाहर भी लगाना है तो डायरेक्ट सनलाइट में ना लगाएं और इसको आप बाहर की बालकनीज में भी रख सकते हैं और ये पूरा साल इसी तरह से रहता है। अब हम बात करेंगे कि जिन गमले पौधों के बारे में हमने अभी आपको जानकारी दी, अब इन पौधों का रख रखाव किस तरह से किया जाए, इन पौधों के लिए हमें किस तरह के गमलों की आवश्यकता है और उन गमलों में किस तरह का मिक्सचर हमें लगाना चाहिए और पौधा किस तरह लगाना चाहिए, तो उन चीज़ों के बारे में हम अब बताएंगे। कि आप देख रहे हैं इसमें हमारे पास दो तरह के गमले होते हैं। प्लास्टिक का गमला भी होता है जैसे आप देख रहे हैं ये, और मिट्टी के गमले भी होते हैं।
तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें जब आप मिक्सचर डालोगे तो सबसे पहले इन गमलों में इस तरह के छेद होना बहुत आवश्यक है। अगर ये छेद नहीं होंगे तो जब हम इन गमलों में पानी देंगे, जब पौधों की सिंचाई करेंगे तो वो पानी गमले में इकट्ठा हो जाएगा और पौधों की जड़ें सड़ जाएंगी। तो उसके इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि गमलों के नीचे छेद होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि गमले को मिट्टी से भरने से पहले इसमें छोटे छोटे कंकर या पत्थर हम सबसे नीचे डालते हैं। वो इसलिए डालते हैं कि जो हम गमले में नीचे छेद करते हैं ताकि वो छेद अगर जब हम मिट्टी डालेंगे तो बंद ना हो जाए। इसके बाद हम अब गमले को मिक्सचर से भरेंगे। अब हमने कंकर पत्थर नीचे डाल दिए। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम नॉर्मली इसमें 3 तरह के चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि जो लोग घरों में आसानी से उपलब्ध भी कर सकते हैं। जैसे रेत, आपका एक भाग रेत का, एक भाग मिट्टी का और एक भाग गोबर की खाद का। हम इन तीनों का मिश्रण बनाते हैं और फिर उसके बाद इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाने के बाद गमलों में भर देते हैं। फिर उसके बाद हम इस तरह से इनको गमलों में भरते हैं और जिस तरह से ये भर रहे हैं तो और थोड़ा सा और डलेगा इसमें। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो पौधा हमें गमले में लगाना है फिर हम उस पौधे को लेते हैं, उसको हम पौधे को लगाते हैं और अच्छी तरह से, ताकि जड़ इसकी अच्छी तरह से नीचे चली जाए। तो इसको फिर उसके बाद हम दोबारा से पौधा लगाने के बाद फिर दोबारा से हम इसमें मिश्रण को भरते हैं और अच्छी तरह से इसको थोड़ा दबा देते हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं। अब हम गमले के पौधों को किस तरह से हमें पानी देना है, किस तरह उनकी सिंचाई करनी है और कब कब सिंचाई करनी है, इस बारे में थोड़ा बताएंगे। जैसे कि मैंने आपको शायद पहले भी बताया कि जो भी गमलीय पौधा है उसको हमने सीधे डायरेक्ट पाइप से पानी नहीं देना है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मिट्टी उसकी बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो हम फुहारे से पानी देते हैं जितने भी आपके गमले वाले पौधे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप गर्मियों वाले दिन है, गर्मियों में हम जो है इनका पानी एक दिन छोड़ के पौधे में पानी देते हैं। और अगर सर्दियां हैं तो सर्दियों में आप हफ्ते में 2 बार भी पानी देंगे तब भी चलेगा। इसलिए पानी की फ्रीक्वेंसी या कितना पानी देना है ये आपका मौसम के हिसाब से जरूरी है। अब हम सबसे लास्ट में, जब हमारा पौधा एकदम मिश्रण में लग गया, जब हमारा गमला एकदम तैयार हो गया, फिर उसके एकदम बाद हम लोगों को इस तरह से किसी फुहारे से धीरे धीरे करके पानी देना है। तेज पानी, कोई पाइप का इस्तेमाल नहीं करना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि अभी हमने नया पौधा लगाया है तो उसकी जड़ें जो है डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब जड़ें जो है इसकी जड़ों में एकदम से पानी चला जाता है, तो जिसकी वजह से जड़ें पकड़ना, मिट्टी में पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोग धीरे धीरे पानी देते हैं इसमें। जिस तरह से हमने आपको इन गमलीय पौधों की जानकारी दी, किस तरह से इन पौधों के हम गमले बनाते हैं, किस तरह इसमें मिश्रण बनाते हैं और किस तरह से इसकी सिंचाई करते हैं, तो कुछ ऐसी बातें हैं जिन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि जब आप पौधा लगा देते हैं उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि पौधे के नीचे वाले जो पत्ते हैं वो पीले पड़ जाते हैं, तो हमें समय समय पर वो पीले पत्तों को निकालते जाना है। और उसके बावजूद इवन कई बार क्या होता है कि आप देखेंगे आमतौर पे तो इन पौधों में बीमारियां कम आती हैं घरों में, लेकिन अगर आपको लगता है कि उसमें कोई बीमारी आ रही है या कोई फंगस लगी है या कोई इंसेक्ट है, तो आप क्या है कि कोई भी फफूंदनाशक या कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी समय के साथ कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि अंदर वाले पौधों में इन चीज़ों का कोशिश करें कि कम से कम इस्तेमाल करें। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। धान की कटाई के पश्चात फसल से उपज निकालने की तकनीक, आलू की वैज्ञानिक तकनीक से खेती पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश, अमोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारा annadaata.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।
तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।